Okay. So we'll just quickly go for a quick recap of what we did yesterday. Anybody who's today we are in first class? No. Okay. तो लास्ट क्लास में हमने किया था बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस where we studied that speed is rate of change of position or I can say speed is distance upon time, right? हमने ये लास्ट क्लास में किया था और हमने डिस्टेंस के यूनिट्स देखे थे. द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस वर किलोमीटर्स, मीटर्स, यार्ड्स, फीट्स, इंचेस, सेंटीमीटर, इस टाइप से हमने देखा. कुछ ऊपर बच्चे बैठे हुए थे क्या? अभी तुम आए थे लास्ट में? सम स्टूडेंट्स हु वर वेटिंग. Okay, so quickly a recap. So speed is equal to distance upon time. That is what we did in the last class, and we figured also that their units, the units of distance is a fundamental quantity, so it can be measured in terms of kilometers, meters, yards, feet. ये सब हमने किया था. इंच, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी यूनिट हो सकती है किसकी? डिस्टेंस की. उसी तरीके से हमने टाइम की यूनिट्स को देखा था. आवर्स, मिनट्स, सेकंड, ईयर्स, डेज, राइट. एंड हमने देखा कि भाई सिंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, द यूनिट ऑफ स्पीड can be anything depending upon our needs and requirements. So however, since we can use any kind of units, but popularly talking we normally use kilometer per hour and we also use meters per second. ये सबसे popular units हैं. And we also learned how do we convert this kilometer per hour into meters per second and vice versa. So what we did was, 1 kilometer by 1 hour is 1000 meters divided by 1 hour can be written as 3600 seconds. तो 0 कट के 5/18 meters per second आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि जहां पर भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स पर सेकंड, हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा. उसी तरीके से अगर मेरे पास कोई डेटा मीटर्स पर सेकंड में है और हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा, या इस बात को हम कैसे बोल सकते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये दो हमारे स्टेप्स है. सो दैट इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट सेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो स्टडीड समथिंग नोन एज एवरेज स्पीड. ऑफ कोर्स वी सॉल्व सम क्वेश्चंस, तो जिनकी ये मिस हो गई है वो हम बैकअप में लेंगे. But just to continue today's class, we are just going to take this. Average speed was defined as total distance traveled by total time taken. We did that kind of questions. So numerator में total distance आ जाएगा, denominator में total time taken आ जाएगा. And of course, we did these kind of questions that if you are, from point A to B, अगर हम x की स्पीड से जा रहे हैं और point B से A y की स्पीड से आ रहे हैं, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? 2xy upon x plus y. For example, you're traveling from Hisar to Delhi at x kilometer per hour and you're returning at a speed of y kilometer per hour. Then our average speed will be 2xy upon x plus. इसकी डेरिवेशन भी करी थी हमने, d plus b डिवाइड बाय dy x plus d by y. याद आ रहा है? ऐसे ही हमने इसको थोड़ा और एस्केलेट किया था इस क्वेश्चन को, that if you're traveling around an equilateral triangular path, मान लो मेरे पास ट्रायंगुलर पार्क है, यहां से यहाँ आपकी स्पीड x है, यहाँ से यहाँ y है, यहाँ से यहाँ z है, तो एवरेज स्पीड कितना होगा? 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx. याद आ रहा है? तो हमें तीनों वैल्यूज लिखनी थी. जैसे 3xyz है तो डिनोमिनेटर में एक एक छोड़ते चलेंगे. xy लिखेंगे, z छोड़ दिया, प्लस xz लिखेंगे, y छोड़ दिया, प्लस yz लिखेंगे,
x छोड़ दिया, ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही हमने स्क्वायर पार्क के लिए भी किया था। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग ए स्क्वायर पार्क वेयर द स्पीड इज ए बी सी डी, तो हमारी एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? 4abcd डिवाइडेड बाय abc, हमने d छोड़ दिया, abd हमने c छोड़ दिया, हमने acd हमने b छोड़ दिया, एंड bcd हमने a छोड़ दिया। ऐसे ही हम कहते हैं पेंटागन होगा, हेक्सागन होगा, ऑक्टागन होगा, तो हम ये एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो ब्रॉडली हमने मोटा मोटा ये किया था और इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखे थे। इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ठीक है, ऑफ कोर्स स्पीड का आई एम श्योर आप सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक बार फिर से कर देता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फ्रॉम हियर वी कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड फ्रॉम हियर आई कैन से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हमारे फंडामेंटल एक फॉर्मूला है, उसमें से हमने 2-3 नए नए फॉर्मूले की कहानी बना ली है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। एक तो ट्रेन्स के ऊपर, द क्वेश्चंस दैट वी कैन कम ट्रेन्स, एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेटिव स्पीड, right? So it is little more, you know, there are more uncomfortable questions asked in relative speed when compared to general questions. So even before we go to relative speed, let us just take a couple of questions based on trains. Trains के ऊपर हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, मैं वो समझाता हूँ। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके शुरू कर लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू, अभी हम ट्रेन्स के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी लंबाई मान लेते हैं 200 मीटर है। We have a length of a train whose length is 200 meters, and then let us say I have a pole जिसकी हाइट 50 मीटर्स है। ठीक है, लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इज 50 meters, and this train is traveling at a speed of let us say 5 meters per second की स्पीड से चल रही है। आ रही बात समझ में? अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक पोल है जिसकी हमारे को हाइट पता है, और हमारे पास मान लेते हैं ये ट्रेन है जिसकी हमें लेंथ पता है, और इस ट्रेन की हमें स्पीड भी पता है। तो ये जब ट्रेन चलेगी तो ये इस पोल को क्रॉस करेगी। दिस ट्रेन कैन क्रॉस द पोल। नाउ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस दिस पोल? कितने टाइम में ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस करेगी? कैसे करेंगे? ओके, हाँ जी, कितने लोगों को कुछ भी आइडिया लग रहा है या कुछ? टाइम निकालना है अपने को, क्या करें? मुझे एक बात बताइए, जिन्होंने अभी 40 बताया है उनसे सवाल है फिलहाल, तो क्या इस डिस्टेंस का कोई मायने है? कोई मायने नहीं है। फर्क पड़ेगा इस बात का? मान लेते हैं मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए 100 मीटर की दूरी पे है, तो क्योंकि पहले डिस्टेंस नहीं लिखा था तो नहीं पड़ेगा, नहीं लिखा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मैं कह रहा हूं द ट्रेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 meters मान लेते हैं, और क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द ट्रेन, तो पड़ेगा फर्क। और पोल की हाइट का कितने लोग कह रहे हो? पोल की हाइट का, पोल की हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कितने लोगों को लगता है पढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ना चाहिए? किसी को नहीं लगता। तो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो क्या बोले? सर आधी पोल लगा लो, आधा आधा, थोड़ा एवरेज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, और कितने लोग को लगता है ये जो 100 मीटर है ट्रेन और पोल के बीच, इससे फर्क पड़ेगा? कितने लोगों को लगता है नहीं पड़ेगा? 1 2, अभी भी नहीं पड़ेगा? 3, अच्छा, और किसी को लगता है? बाकी बीच में थोड़े बच गए हैं। चलो, अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल बात समझाना चाहता हूँ। टेक्निकल इन द सेंस एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है और उसमें कहाँ ट्विस्ट डालता है, हम वो दोनों चीज समझ लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जिसमें मैंने कहा है इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द पोल, क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द पोल। इसमें ना पोल की हाइट का फर्क है और ना इस डिस्टेंस का फर्क है, इसका कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है ये समझते हैं। मान लेते हैं आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, हमें क्योंकि ना एज आई टोल्ड यू कैट के अंदर वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मान लेते हैं आप
यहाँ टाइम पे आते हैं या कहीं पे भी आते हैं और फाटक पड़ता है रास्ते में और आप फाटक के सामने खड़े हो गए, ठीक है। अब ट्रेन आएगी, क्रॉस करेगी, फिर फाटक खुलेगा, फिर आप आओगे। मैंने कहा अच्छा तुम वहां खड़े हो ना ट्रेन पे, एक काम करना, अब ये ट्रेन आके आपको क्रॉस करेगी, आप मुझे ये बताना कि ट्रेन आपको कितनी देर में क्रॉस करेगी। समझ में आप फाटक पे अपनी स्कूटी लेके खड़े हो, बाइक लेके खड़े हो, और आपसे आपका एक एजेंडा है, टास्क ये है कि आपको मुझे ये बताना है इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस यू। कैसे पता लगाओगे? और कोई तरीका है? लॉजिकल है, घड़ी लेके खड़े हो जाओगे, स्टॉप वॉच या मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच होते हैं, और वो आप लेके खड़े हो जाओगे। अच्छा आपने मान लो मोबाइल ले लिया, मैं भी एक बार खोल लूं, शायद इसमें है, स्टॉप वॉच होती होगी ये। अच्छा रुको, यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, ये मान लेते हैं स्टॉप वॉच है, 00 दिखा रहा है इसमें, और मैंने कहा जी अपना अपना फोन लेके तैयार रहना। अब मुझे ये बताओ, आप ये घड़ी स्टार्ट कब करोगे? हाँ आपके हिसाब से आप कब करना चाहोगे? जब आपकी नाक की सिधाई में आएगी। ऐसा तो नहीं वो ट्रेन चल पड़ी, देखो वहां रेलवे स्टेशन जैसे हिसार वाला डबल फाटक, कोई पता दिख जाएगा ना, स्टेशन से निकल गई तो यार स्टेशन से निकल गई, करो 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 करो, ऐसा तो नहीं करोगे, है ना? तो इसको स्टार्ट कब करोगे? जब नाक के सामने। एक मिनट, मैं क्लास में हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है, क्लास ले रहा था एक बार। ठीक, हाँ ओके, 1 से 3 मैं कर रहा हूँ, ठीक। Okay, so when I'm going to start when the train is the engine of the train is in front of me। इसका मतलब है ये जो 100 मीटर मैंने दिखा रखा है, इस बात का तो कोई लेना देना नहीं, ट्रेन कहीं भी हो सकती है। मेरे लिए क्रॉसिंग कब चालू होगी? जब मेरे सामने होगी। समझ में आ रहा है? इस बात का कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही ट्रेन मेरे सामने आई मैंने स्टार्ट कर दिया, गाड़ी चल रही है। अब ट्रेन ऐसे खड़ 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 कर रही है, बंद कब करोगे? वो जो गार्ड का डिब्बा है जो आपकी नाक से निकल जाए, यही बात है। और जैसे ही निकलेगा आपने बंद कर दिया और आपने टाइम मेजर कर लिया, मान लो 14 सेकंड, आप बोलोगे सी ये ट्रेन 14 सेकंड में पार करती है, यही बात है। अब इसको हम जो मैथमेटिक्स है उसमें लगाते हैं, वो क्या रहा है, आप यहाँ पे खड़े हो, जब ट्रेन का इंजन यहाँ पे आया, यहाँ ट्रेन की, ये ट्रेन की लंबाई है, आपका टाइम चालू है, ट्रेन का इंजन यहाँ आ गया, ट्रेन यहाँ आ गई, आपका टाइम अभी भी चालू है, फिर ट्रेन का इंजन यहाँ आ गया और ये गार्ड यहाँ आ गया, अब आपने बंद कर दिया, यही बात है। अब आप इमेजिन करो, जब इंजन यहाँ था तब आपने टाइम चालू किया, और जब इंजन यहाँ आया तब आपने टाइम बंद कर दिया। ये जो डिस्टेंस है यहाँ का इंजन और यहाँ का इंजन, कितना, ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा? ट्रेन का लेंथ, ट्रेन की लंबाई है ना, इसीलिए लेंथ ऑफ द ट्रेन इज टेकन एज डिस्टेंस। इसका रीजन ये है, हम लेंथ ऑफ द ट्रेन को डिस्टेंस क्यों लेते हैं, कारण ये है कि जब हमने टाइम चालू किया इंजन यहाँ था, और जब हमने बंद किया तो इंजन यहाँ, और ये इंजन यहाँ होने का मतलब गार्ड का डिब्बा यहाँ है, इसका मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन। हमने कितना डिस्टेंस मेजर किया? लेंथ ऑफ द ट्रेन का डिस्टेंस मेजर किया, इसीलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ होता है। पहली बात हमें ये समझ में आनी चाहिए, आ रही बात समझ में? तो हमने लेंथ ऑफ द ट्रेन को हमने डिस्टेंस मान लिया, राइट। अच्छा, इस केस में हमने टाइम मॉनिटर किया था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें टाइम ही निकालना है हमें। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें पता है डिस्टेंस कैन बी टेकन एज लेंथ विच इज हाउ मच, 200, एंड स्पीड इज हाउ मच, 5। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो ये आंसर करेक्ट है। पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, हम हमेशा लेंथ ऑफ द ट्रेन को डिस्टेंस मानते हैं, हम हमेशा लेंथ ऑफ द ट्रेन को, इसका रीजन ये है। इस पोल की हाइट का कोई लेना देना है? कोई लेना देना? हाँ, पोल थोड़ा और 50 मीटर और लंबा होता कोई फर्क पड़ जाता? पहला क्वेश्चन तो यही है, तो आंसर कितना आ गया? 40। आर वी क्लियर ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? अभी करेंगे पोल की विड्थ को करेंगे, बस एक क्वेश्चन और, फिर हम पोल की विड्थ भी देख लेंगे। विड्थ तो क्या है, पोल को गिरा देंगे बगल में, तूफान में गिरा देंगे।
इस वक्त मान लेते हैं अपने 2 बज रहे हैं, कितना टाइम हो रहा है 2 बजे, और ट्रेन इतनी दूर है, अभी सब सिचुएशन सेम है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? टाइम कितना हो रहा है 2 बज रहे हैं, आप कहाँ खड़े हो? आप फाटक पे खड़े हो, ट्रेन आपसे कितनी दूरी पे? 100 मीटर की दूरी पे, आपको पता है। ठीक, मैंने कहा ट्रेन आपको क्रॉस करेगी, ट्रेन आपको कितने बजे क्रॉस करेगी मुझे बताना। ट्रेन आपको कितने बजे क्रॉस करेगी ये आपने मुझे बताना है। अब क्या ये डिस्टेंस मायने रखेगा? क्यों? क्योंकि जिस वक्त मैंने आपको ये कहा, जिस वक्त मैंने आपको ये कहा होगा उस वक्त इसमें ये क्लॉक ऐसे बड़ा नहीं होता क्या? इसमें क्लॉक होता होगा, वर्ल्ड क्लॉक न्यू दिल्ली। चलो कोई नहीं, आपने घड़ी ऐसे, मैंने कहा कि अभी 1:28 हो रहे हैं, कितने बजे ट्रेन क्रॉस करेगी मुझे बताना। अब क्या ये 100 मीटर मायने रखेगा आपके लिए? क्यों रखेगा मायने? क्योंकि जब ट्रेन यहां से आगे आ रही है तो क्या घड़ी रुकी रहेगी आपके लिए? टाइम तो चालू है, यानी जब ट्रेन का इंजन यहाँ है तो भी आपका टाइम चालू है, ट्रेन यहाँ आया तब भी आपका टाइम चालू है, जब ट्रेन का इंजन यहाँ आएगा, गार्ड यहाँ आएगा, तब जाके आपका टाइम, चालू किया था यहां से और खत्म किया यहाँ पे, कितनी लंबाई मेजर करी? लेंथ ऑफ दिस प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये समझ में आ रहा है? इस केस में जो टाइम लगेगा आपको वो लगेगा 200 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5, कितना लगेगा? तो यानी कि 2:01 पे आप ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। यहां पे ये लेंथ लेना जरूरी, क्योंकि घड़ी जो है, नेचुरल घड़ी है, वो हमारे लिए इंतजार नहीं करेगी। हाँ, आखिरी डब्बा ये पोल को क्रॉस करेगा, ये तब इंजन यहाँ होगा, तब तभी तो घड़ी बंद, टाइम आउट करोगे। तो टाइम यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ खत्म हुआ, यहां से यहाँ तो लेंथ ही हो गई, और यहां से यहाँ ये जो डिस्टेंस था ये, इसलिए टोटल लेंथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम मेजर किया हमने 300 मीटर का, क्योंकि घड़ी नहीं रुकेगी उस केस में, स्टॉप वॉच हमें स्टार्ट करनी, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? ट्रेन आपको कितनी देर में क्रॉस कर रही है, वो क्वेश्चन था। तो आपको क्रॉस तभी माना जाएगा जब आपको के सामने आएगी और आपके सामने से चली जाएगी, दैट इज योर क्रॉसिंग टाइम। समझ में आ रहा है? कितने बजे करेगी उसका रिलेवेंस घड़ी से है, उसका रिलेवेंस घड़ी से, वो इमीडिएटली घड़ी चल रही है जिस वक्त आपने कहा हाँ, घड़ी इज नॉट वेटिंग फॉर एनीबॉडी, इट इज मूविंग, उस केस में ये डिस्टेंस कंसीडर करना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम अगर वॉच से पूछ रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा सवाल में, और अगर वो सिंपली बोलेगा कि हाउ मच टाइम डज इट क्रॉस यू, उस केस में आपको ध्यान नहीं देना। मेकिंग सेंस? नाउ कम डाउन टू दिस नेक्स्ट सिनेरियो। ये हमारी ट्रेन है 200 मीटर लंबी, और ये जो हमारा पोल है ना वो गिर गया तूफान में 50 मीटर, और इसका गैप फिलहाल 100 मीटर का ही है। समझ में आ रही बात? स्पीड वही है 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये, इन हाउ मच टाइम विल दिस ट्रेन क्रॉस दिस पोल? इन हाउ मच टाइम विल दिस ट्रेन क्रॉस द पोल? अब क्या लोगे? डिस्टेंस क्या लूं पहले बताओ? 200 प्लस 50 या 300 प्लस 50? है कौन सा लेना है? एक मिनट शांति रखो, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द पोल? इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द पोल? तो पोल की क्रॉसिंग कब चालू होगी? जब वो पोल की स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगी। समझ में आ रहा है? जब इंजन यहां होगा तब आप टाइम चालू करोगे, फिर इंजन यहां है, आपका टाइम चालू है, इंजन यहां है, गार्ड यहां है, अब जाके आपका टाइम रुकेगा, यही बात है। इंजन यहां है, स्टार्टिंग इंजन यहां था,
तो कितनी लेंथ हो गई, ये 50 मीटर की लेंथ और ये ट्रेन की लेंथ 200 मीटर, तो क्या लेना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? बिकॉज ट्रेन नीड्स टू क्रॉस द पोल, तो क्रॉसिंग कब स्टार्ट होगी, जब ट्रेन पोल के सामने आएगी, और तब तक क्रॉसिंग नहीं मानी जाएगी जब तक ट्रेन का गार्ड का डिब्बा उसका एज पूरा कवर नहीं कर लेता। तो मेरा डिस्टेंस ये आएगा, स्पीड हमें पता है, तो टाइम की वैल्यू बनेगी 250 अपॉन, समझ में आ रहा है? अब इस गिरे हुए पोल की जगह अगर टनल होता तो, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देयर इज अ ट्रेन हुज लेंथ इज 200 मीटर लॉन्ग, इट नीड्स टू क्रॉस अ टनल हुज लेंथ इज 300 मीटर लॉन्ग, इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द टनल हुज स्पीड इज 5 मीटर्स पर सेकंड, क्या करोगे? है ना, बढ़िया क्वेश्चन, देख सुनने में कितना अच्छा लगता है, एक ट्रेन है, एक टनल है, और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और टनल की लंबाई 300 मीटर है, इसकी स्पीड 5 है, ये कितनी देर में क्रॉस करेगी, कुछ नहीं करना है, गिरा हुआ पोल वाला सिचुएशन है, तो क्या बनेगा 200 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर आ जाएगा 100 सेकंड। अब इस टनल की जगह प्लेटफॉर्म होता तो पक्का सेम होता, ब्रिज होता तो, रुकी हुई ट्रेन होती तो, स्टेशनरी ट्रेन, रुकी हुई ट्रेन है, कोई फर्क पड़ता? बट ऐसा बहुत स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन बनते हैं कि एक ट्रेन की लंबाई है, कई बार टनल दे देंगे, कई बार ब्रिज दे देंगे, कई बार स्टेशनरी ट्रेन दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, ऑल यू हैव टू डू इज कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेंथ ऐड करनी है और काम चल जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम दे देता तो, कि इस वक्त 12 बज रहे हैं, बताओ ये ट्रेन कितने बजे क्रॉस करेगी, तो अगर ये जो भी अगर गैप है तो वो गैप हमें ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना। आ रही बात समझ में? अगर ये गैप है तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। टाइम बोले तो घड़ी वाला टाइम, वही तो बता रहा हूँ, थोड़ा सीधा होके टेंशन दे, आगे की तरफ झुक, तो थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन भी लेना पड़ेगा, ये डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, और ये टनल का डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, उसके बाद टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और फिर डिवाइडेड बाय अपन टाइम कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो यू विल हैव क्वेश्चंस ऑन ट्रेन्स, टनल्स, ब्रिजेस, स्टेशनरी ट्रेन, so on and so forth, and you will be able to handle this easily, no problems। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ट्रेन्स में इस तरीके से टेक्निकली कहाँ फंसेगा, जहां पॉइंट ऑफ टाइम घड़ी वाला दिया हुआ है और जहां जनरल बोल रहा है, तो वो हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना है कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या डिस्टेंस लेना है, क्या डिस्टेंस नहीं लेना, हमें समझ में आएगा। ठीक, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। क्या होता है रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव से पैसे मांग के देखो, स्पीड पता चल जाएगी। नहीं है, लिहाज में दे देंगे थोड़े बहुत, वापस मांगना फिर पता लग जाएगी। अगर तुमने दे दिया, अगर तुम वो रिश्तेदार हो जिसने दिया है तो अलग सिचुएशन है, और अगर वो रिश्तेदार उसने लिया है तो वो अलग सिचुएशन है, स्पीड दोनों में पता चलेगी। लेकिन एनीवे, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड कहाँ से आता है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हमें क्या समझना है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। देखिए, अभी मान लेते हैं it is a speed of one moving body with respect to another moving body, I mean that is the technical definition of a relative, यानी कि किसी एक बॉडी की अगर हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक दूसरी चलती हुई बॉडी के रिस्पेक्ट में। इसका क्या मतलब है कि दूसरी बॉडी के चलते हुए के रिस्पेक्ट में? इसका ये मतलब है, मान लेते हैं जब हमने ये क्लास शुरू करी थी, जब हमने क्लास, और इस वक्त जब मैं ये बात बोल रहा हूं, क्या हमने कुछ डिस्टेंस तय किया है, या हम सब वहीं बैठे हैं जहां बैठे थे? हम सब वहीं बैठे। और अगर मैं कहूं कि सच बात तो ये है कि हम लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर आ चुके हैं जहां हमने क्लास शुरू करी थी और जहां पे मैं बात बोल रहा हूं, क्या ये बात सही होगी? ये बात सही है, बिल्कुल। कैसे सही है? क्योंकि
हम इस धरती पे रह रहे हैं, ये धरती घूम रही है ऐसे, उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये अभी शाम हो जाएगी फिर सुबह हो जाएगी, और हमारा जो अर्थ है वो सन के आसपास ऐसे 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 घूम रहा है, जिसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, जो 365 डेज में होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो स्टेशनरी है, हमारा सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी में घूम रहा है बहुत तेजी से, और ऐसा नहीं है कि हमारी गैलेक्सी स्टेशनरी है, हमारी गैलेक्सी भी बहुत तेजी से घूम रही है। यानी अगर हम स्पेस की सेंस में समझें तो हम अरबों खरबों, हम सोच भी नहीं सकते, हम इतनी दूर आ चुके हैं, लेकिन आपकी पोजीशन विजावी मेरी पोजीशन में कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप भी उसी स्पीड से चल रहे हो और मैं भी स्पीड, तो मेरी स्पीड विद रिस्पेक्ट टू आपकी स्पीड 0 है, क्योंकि आप भी चल रहे हो और मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन ये तो इतना लार्ज स्केल है कि हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन रियलिटी में हम इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, इस पे हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ता है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं। हम कहते हैं ना हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, हमें कैसे पता एक्सपैंड हो रहा है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारे पास कोई सितारा या तारा हमारे से नजदीक आ रहा है, दूर जा रहा है? कि जब कोई चीज दूर जाती है तो वेवलेंथ बड़ी होती जाती है, वो रेड रेड कलर की वेव होती है। जब कोई चीज जो शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो किसमें होती है? ये 7वीं 8वीं की साइंस बता रहा हूँ, ऐसे मत देखो कि पता नहीं क्या ही बोल रहा है, ये क्या बता हो गया इसको, विप की और पढ़ा होगा, वॉयलेट इंडिगो, दैट इज द वेवलेंथ। तो बाय यूजिंग हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट, जो रेज आती हैं इन तारों से, स्टार से, उसको हम देखते हैं कि वो उसमें जो चेंज है वो टुवर्ड्स रेड है या टुवर्ड्स ब्लू है। तो अगर टुवर्ड्स रेड है देन ऑफ कोर्स द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, दैट मींस दैट लाइट सोर्स इज गोइंग अवे, एंड वाइस वर्सा। ऐसा ये होता है कॉन्सेप्ट। मोर रियलिस्टिकली धरती पे अगर हम आ जाएं तो आप सब लोगों ने ट्रेन में जर्नी करी होगी, नहीं करी है? तो बस में करी होगी, हाँ बस में। तो ये ट्रेन में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल से समझ में आता है, अगर नहीं करी तो कभी करना। आप मान लो ट्रेन में बैठे हैं और खिड़की वाली साइड जनरली प्रिफर्ड होती है, और मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि हम स्लीपर क्लास की बात कर रहे हैं, और अगर एसी की भी कर रहे हैं तो हम वो खिड़की में ही बाहर नजर लगा के रहते हैं, ठीक है। और पापा उतरे हैं स्टेशन पे पानी वानी लेने, सामान लेने, कई बार ऐसी फीलिंग आती है ट्रेन तो चल पड़ी, पापा तो रह गए, ऐसा फीलिंग आई है कभी? लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो तो ट्रेन खड़ी है, जब आप दूसरी तरफ देखते हो तो आपको ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और कि ट्रेन चल रही है, और लेकिन जैसे ही आप विंडो वाली दूसरी विंडो देखते हो तो आपको ट्रेन खड़ी हुई नजर आती है। ऐसा क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उस साइड वाली ट्रेन चल रही होती है और हमें ये फीलिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि हमारी ट्रेन चल रही है, और जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं वहां पे हमें लगता है नहीं ट्रेन रुकी, तब थोड़ी देर के बाद दिमाग को समझ में आता है हाँ हाँ नहीं नहीं वो ट्रेन चल रही है, हम नहीं चल रहे हैं। ऐसा भी होता है। दूसरा, अगर आप ऊपर वाली बर्थ पे कई बार सो रहे हो, बैठे हुए हो, आपको पता नहीं चलता है कि ट्रेन चल रही है या रुकी हुई है। कई बार ऐसी फीलिंग आती है ट्रेन रुकी है लेकिन वो चल रही होती है, और कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि ट्रेन चल रही है जबकि प्लेटफॉर्म पे होती है। क्यों ऐसा फीलिंग तब आता है जब 10-12 घंटे आप जर्नी कर लेते हो तो शरीर ऐसे ऐसे हिलने लगता है, तो ट्रेन रुक भी जाती है तो हमें लगता है भी हम ट्रेन, उसको मोमेंटम बोलते हैं। अब ये जो सारी चीजें नजर आती हैं हमें फिजिकल लाइफ में, दे आर ऑल बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ रिलेटिव स्पीड, ठीक है। इस रिलेटिव स्पीड के ऊपर बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल हम ये कह रहे हैं ना अर्थ घूम रही है और हम अर्थ के हैं, हम भी अर्थ के साथ घूम रहे हैं। मान लो आपको अमेरिका जाना है, तो ऐसे कूदो हवा में, अर्थ नीचे घूम जाएगी फिर उतर जाना। ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं, एक्चुअली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट इज, लेकिन आपको अर्थ से उतनी ऊपर कूदना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल पुल से आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। तो जब आप स्पेस में जाते हो तो उस स्पेस से अर्थ घूमती हुई नजर आती है ना, तो अगर आप कूदो, अभी ट्रेन में जब आप बैठे हो और मान लो एक बॉल लेके ऐसे करते हो, आप ही के हाथ में आती है, मुंह पे लग जाती है? हाथ में ही आती है। ऐसा तो नहीं है ट्रेन चल रही है, अगर ट्रेन चल रही है 100 की और आपने कोई चीज हवा में उठा ली है तो हवा में है, ट्रेन आगे चली गई तो लगनी चाहिए, बट लगती क्यों नहीं है? बॉल तो हवा में है, वो थोड़ी ना ट्रेवल करी है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हवा में जो चीज है वो भी सेम स्पीड से जाएगी? क्यों? हवा में कैसे जाएगी सेम स्पीड से?
हाँ तो ठीक है, रिलीज तो उससे क्या हो गया, कब तक रहेगी? वो मोमेंटम की वजह से है। अगर आप सफिशिएंट टाइम के लिए उसको हवा में रख, कोई चीज को रख सको, तो हिट करेगी ट्रेन उसको। वो इसलिए क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हवा में होती है, तो जो ट्रेन की स्पीड होती है उसी स्पीड से आप भी चल रहे होते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। बस में आप खड़े हो, आप आराम से खड़े हो, बस 60 की स्पीड, जैसे इस बस ने ब्रेक लगाई क्या होएगा? क्यों आगे क्यों जाओगे? आप चल रहे हो, बस रुकी, उसी तरह आप खड़े हो और बस ने स्टार्ट किया है, एक्सीलेटर दबाया, तो आप कहाँ जाते हो? जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जान सूखती है ना? नहीं, कईयों की सूखती है, कईयों की नहीं। कईयों को मजा आता है, तो पीछे झटका लगता है, आप खुश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप स्टेशनरी हो, प्लेन आगे जा रहा है, तो आप पीछे की तरफ जा रहे हो। तो ये सारे यूसेजेस हैं, रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं रिलेटिव स्पीड के। तो ये सारी यूसेजेस जो है वो हमारे किस काम के, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे एक पहला काम तो ये है कि मान लेते हैं आप हिसार में हो और आपका फ्रेंड या गर्लफ्रेंड फरीदाबाद में है, और दूरी हम मान लेते हैं 200 किलोमीटर की है। आप उनसे मिलना चाहते हैं और वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और उनकी स्पीड है, वो ज्यादा मिलना चाहते हैं, आपका मिलना चाहते हैं, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि मिलना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल यू मीट, कितनी देर के बाद आपकी मुलाकात होगी। और दूसरा सवाल ये बनता है कि कहाँ पे होगी। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव स्पीड में दो क्वेश्चन बनते हैं, कितनी देर के बाद मुलाकात होगी और कहाँ पे मुलाकात होगी। अब अगर हम इसको मैनुअली करें इस क्वेश्चन को, तो क्या कंसेप्ट है इसका, क्या मतलब है इसका? ये मतलब है 1 घंटे के बाद आप कितनी आगे आ चुके होगे? 20 किलोमीटर। और वो कितनी खुशी से बोल रही है, देख। अच्छा, अगले, ये 1 घंटा हो गया, अगले घंटे में आप वापस 20 और वो, समझ में आ रहा है? तो पहले घंटे में दोनों ने मिलकर 50 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले घंटे में इन्होंने 20, उन्होंने 30, अगले घंटे में 50 हो गया, कितने हो गए? 100 किलोमीटर हो गए। फिर अगले घंटे में ये 20 और अगले घंटे में ये 30, अब कितने किलोमीटर हो गया? 150। फिर अगले घंटे में ये 20 और अगले घंटे में ये 30, तो यहाँ मुलाकात हो जाएगी। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हुए। और हिसार से अगर हम देखें तो कितनी दूरी पे मुलाकात हो रही है? हैं? पहले 20, फिर अगला 2 घंटे में अगर 20, फिर अगले घंटे में फिर एक, इतने किलोमीटर हुए। क्या कर रहे हो? 70, 60, 40 क्या जोड़ रहे हो? इसका ध्यान उस पे ज्यादा है, वो कहाँ पहुंचे। मतलब यार, पहले घंटे 20 चले, अगले घंटे 20 चले, अगले घंटे 20 चले, चौथे घंटे 20 चले, इसमें क्या रॉकेट साइंस है बताओ? क्या पूछ रहा हूँ, कितने घंटे चले? तो 80 घंटे चले। उधर से क्या डिस्टेंस है? पहले 30, 120, तो लेटर से 120। इसका मतलब है, अगर हम बात करें तो बेसिकली जो दोनों क्वेश्चन के आंसर हैं वो ये हैं कि यू विल बी मीटिंग आफ्टर 4 आवर्स, एंड विद रेफरेंस टू हिसार आपका मीटिंग पॉइंट है 80 किलोमीटर, एंड विद रेफरेंस टू फरीदाबाद हमारा मीटिंग पॉइंट है 120 किलोमीटर, राइट? सो आवर आंसर इज शॉर्ट। बट ऑब्वियसली एग्जाम में इतना आसान सवाल तो आएगा नहीं, और इतनी आसान वैल्यूज भी नहीं आएंगी कि हम ये वाला सारा प्रोजेक्ट उसमें कर सकें। तो हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं, इसका जो अप्रोच है वो क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम वो समझते हैं, ताकि कोई कोई डेटा कॉम्प्लेक्स आए, डिफिकल्ट डेटा आए, तो भी हम उसको हैंडल कर सकें। तो ये लेटर से सेम सिचुएशन है, हिसार है, ये फरीदाबाद है, डिस्टेंस 200 किलोमीटर का है और आपको मिलना है। तो आपकी स्पीड मान लेते हैं इधर से 20 किलोमीटर पर आवर की, इधर की स्पीड 30 किलोमीटर। अब वैसे ही होता है जैसे कॉलेज में आप उनकी प्रैक्टिकल फाइल बना देते हो, इस केस में आप ये कहोगे कि देवी तू मत आ, या देवता तू ना, मैं आ रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो तुम काम मत करो, तुम्हारी एवज में काम मैं करूंगा। तो अगर ये काम नहीं कर रही है, इसका क्या काम था? 30 किलोमीटर चलना 1 घंटे में, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं शांति से, इसको अपना काम तो करना ही पड़ेगा। इसका भी काम करना है, नहीं करना है? यानी इसका काम कितना है? यानी 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रेवल करना इसका काम था, और उसका काम था 30 किलोमीटर ट्रेवल करना। आपने दोनों काम उठ लिए,
तो इसको इसका आपको कितना काम करना पड़ेगा 50। इस चीज को हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। मतलब किसी एक की स्पीड को हमने जीरो मान लिया, किसी एक की स्पीड को हमने जीरो मान लिया और उसकी स्पीड हमने ट्रांसफर कर दी अपने ऊपर। So the concept of relative speed is this: you have to assume speed of one of the moving body to be stationary. फंडामेंटल बेसिस क्या है, किसी एक चीज की स्पीड को हमें जीरो माना है। आप इनमें से कोई भी मान सकते हो, लेकिन चूंकि हमने किसी एक की स्पीड जीरो मानी है तो उसका काम कोई और करेगा, तो वो स्पीड वहां पे क्या होगी, ऐड हो जाएगी। सो दिस एडिशन ऑफ द स्पीड इज नोन एज रिलेटिव स्पीड। तो अब हमने ये मान लिया कि ये जो हिसार वाला बंदा है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा और दूसरे वाला बंदा जो है वो स्टिल है। अब मुलाकात करनी है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसको, है डिस्टेंस तो 200 का ही है ना, तो इसको 200 चलना है, तो डिस्टेंस में तो कोई चेंज ना आया, 200। स्पीड कितनी आई 50, तो हमें क्या चाहिए टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा 200/50, आंसर है 4 आवर्स। यानी कि कितने घंटे में मुलाकात होगी 4 घंटे। और हमारा देखो क्वेश्चन कितना सिंप्लीफाई हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यही हमारा आंसर था 4 घंटे। ये तो आ गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट। बट अब हमें निकालना है कहां पे मुलाकात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहां पे मुलाकात होगी। कहां पे मुलाकात होगी यानी कि हमें ये निकालना है जो हमने पहले 80 या 120 निकाला था। अब ये जो सिचुएशन है जहां हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम रुक जाओ और सिर्फ मैं ये काम करूंगा, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सच्चाई में क्या आप रुक गए हो, नहीं दोनों ही चल रहे हैं। इन रियलिटी इन्होंने भी 4 घंटे ट्रेवल किया है और इन्होंने भी ये 4 घंटे कैसे आए, यहीं से आए हैं। अब हमें निकालना है, मान लो डिस्टेंस फ्रॉम हिसार निकालना है, तो आपकी स्पीड क्या है, एक्चुअल स्पीड कितनी है 20, और कितनी देर तक आप चलते रहे 4 घंटे, यानी हिसार से कितनी दूरी कवर करोगे 8। अगर हम फरीदाबाद की बात कर रहे हैं तो वहां से स्पीड कितनी चल रही है और 4 घंटे चला। अब बस यही आंसर था। विद रेफरेंस टू हिसार यू हैव ट्रेवल्ड 80 किलोमीटर्स, विद रेफरेंस टू फरीदाबाद यू हैव ट्रेवल्ड 120 किलोमीटर्स। तो आपको इसमें क्या बात समझनी है कि व्हेनेवर टू बॉडीज आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये सेम नहीं है, आप इधर जा रहे हो और वो इधर आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑपोजिट बोलते हैं। समझ में आ रहा है। सो व्हेनेवर टू बॉडीज आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द स्पीड विल ऑलवेज बी एडेड। Whenever you are moving in the opposite direction, the speed will always be added. आ रही बात समझ में। अच्छा मान लो एक सिचुएशन ऐसी है कि आप मुलाकात कर रहे हो, झगड़ा हो गया और फिर ऐसे चले गए, तो क्या होगा, स्पीड ऐड होगी, क्या होगी, अभी भी ऐड हो। अभी क्या है, डिस्टेंस मीट करने के लिए दोनों मिलके काम कर रहे हैं, और फिर जब क्रॉस होएगा तो डिस्टेंस क्रिएट भी दोनों मिलके कर रहे हैं, इस केस में भी स्पीड ऐड होगी। मत सोचना कि ऐसे ही ऐड होता है, अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो भी स्पीड ऐड ही होगी। आ रही बात समझ में, क्योंकि ये भी तो ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, तो इन ऑपोजिट डायरेक्शंस द स्पीड विल बी एडेड। यहां तक बात समझ में आती है। अब इसके अंदर नॉर्मल जो हमने ये वाले क्वेश्चन के, इंडिविजुअल के भी क्वेश्चन बन सकते हैं और ट्रेन्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कितनी देर में करेंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि सेम डायरेक्शन में क्या होगा। यहां तक बात ऑपोजिट वाला समझ में आ गया। इन ऑपोजिट डायरेक्शन स्पीड विल ऑलवेज बी एडेड, तो वो रिलेटिव स्पीड बनेगी। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे, वहां से टाइम निकलेगा। इन रियलिटी दोनों चल रहे हैं, तो आपको किस पॉइंट पे मुलाकात होगी वो कहां से निकलेगा, फॉर्मूले से निकलेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मेकिंग सेंस सो फार? Now, let us take a situation where we have to subtract few things. Now, let us say, let's take a situation that you are here and at 1 o'clock, you have parked your bike and our class gets over at 3 o'clock. So, at 3 o'clock, you realize कि कोई आपकी बाइक को घुमाने के लिए ले गया है, ठीक है। तो अब वो बाइक घुमाने के लिए ले गया है, तो पर आपको थोड़ा अंदेशा था, तो आपने क्या किया,
अपनी बाइक में एक स्पीड गवर्नर लगा रखा है, जिसकी वजह से लेटस से वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती है मैक्सिमम। ठीक है, 1 बजे आपने बाइक खड़ी करी जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। 3 बजे आप आए, आपको पता चला कि भाई मेरा एक्स दोस्त घुमाने के लिए ले गया है, और आप उसको चेज करने लगते अपने दोस्त की बाइक लेके 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपको पता है कि वो कहां भाग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि अब आप उसको कितनी देर में पकड़ोगे और कितनी दूरी पे पकड़ोगे। क्वेश्चन क्लियर है? 1 बजे बाइक थी, 3 बजे आपने चेक किया और वो नहीं थी, आप पीछे भागे, 20 की स्पीड से भागे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप कितनी देर में पकड़ोगे, कहाँ पकड़ोगे। तो हम इसकी एक रियलिस्टिक सिचुएशन देख लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मैकेनिकली क्या होएगा, और फिर हम इसको देखेंगे कि इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जब 3 बजे आपको पता चलेगा, तब तक वो कितनी दूर होगी बाइक आपकी? पक्का ना? तो यानी कि 120 किलोमीटर, यानी बाइक यहाँ है, बाइक यहाँ है और आप यहाँ, और टाइम कितना हो रहा है? 3 बज रहे हैं, और ये डिस्टेंस कितना है? 120। 4 बजे की क्या सिचुएशन होने वाली है बाइक की? 180। और आप कहां पे होगे 4 बजे? फिलहाल तो 3 बजे भी आप यहीं पे हो, आप कहां होगे 4 बजे? आप करीब यहाँ पे होगे। समझ में आ रहा है? ये रेड वाली बाइक है, चोर है, और ये आप हो। फिर 5 बजे का क्या सिचुएशन है? चोर कहाँ मिलेगा? 240 पे। समझ में आ रहा है? आप कहाँ पे होगे 4 बजे? आप करीब यहाँ पे होगे 160। समझ में आ रही बात? फिर 6 बजे चोर कहाँ होगा? 300 पे। मैं जूम कर रहा हूँ, आपने तेल डलवा रखा है। आप कहाँ पे होगे? आप 240 पे। समझ में आ रहा है? फिर चोर 7 बजे कहाँ होगा? 360 पे। और आप कहाँ पे होगे? 300। ठीक है, आप होगे 320 पे। ठीक है, फिर 8 बजे चोर कहाँ होगा? 420 पे। और आप कहाँ पे होगे 8 बजे? आप हो जाओगे 400। 9 बजे चोर कहाँ मिलेगा? 480। और आप कहाँ मिलोगे 9 बजे? 480 पकड़ लोगे उसको। कितनी दूरी पे पकड़ा आपने उसको? 480 किलोमीटर पे पकड़ा। अच्छा, और कितनी देर में पकड़ा? 3 बजे के बाद 6 घंटे लग गए आपको। और चोर कितनी देर तक भाग रहा था? 8 घंटे। 2 घंटे पहले भागा था। यही बात है, यानी आपने उसको 6 घंटे बाद पकड़ा और 480 किलोमीटर दूरी ही तो। ये सिचुएशन है। ऐसे समझ में आ रहा है? आपकी स्पीड ज्यादा है, उसकी स्पीड कम है, तो आप धीरे 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 उसको पकड़ रहे हैं। अब ऑब्वियसली एग्जाम में हम ये सारा तामझाम नहीं कर पाएंगे कि कौन कहाँ है, कैसे है। तो उसके लिए हमें सिचुएशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिचुएशन को सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये हमारी सिचुएशन है, ये एक है, सब कुछ सेम है। अब प्रैक्टिकली देखते हैं हो क्या रहा है। प्रैक्टिकली हो ये रहा है कि चोर आगे है, पुलिस पीछे है, मान लेते हैं, या आप पीछे हो, और दोनों के बीच में गैप कितना है? 120। कुछ चूंकि आपकी स्पीड ज्यादा है, आप भी भागोगे, भी भागेगा, ऐसे भागोगे, ऐसे भागते 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 स्पीड गैप कम हो रहा है क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है। ऐसे 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 कहीं जाके उसको ढप्पू कर दोगे, पकड़ लोगे उसको। यही सिचुएशन है। वो क्या रहा है? गैप है, ये फिक्स गैप है। कुछ टाइम के बाद ये गैप कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और जब वो गैप 0 हो जाएगा तो आप उसको पकड़ लोगे। ये सिचुएशन है इसके अंदर जो हमने व्हील दिया है, तो ऐसे 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 उसको पकड़ लोगे। उसको हम सॉल्व कैसे करें? इस सिचुएशन को हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? अब हम ये मान लेते हैं कि 3 बजे जब आप यहां पे थे तो वो चोर 120 किलोमीटर की दूरी पे था, और वो इधर भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आप उसको चेज कर रहे हो। यही बात है।
तो आप उसको बोलोगे भाई देख मैं तेरे को पकड़ तो लूंगा, क्यों, मेरी स्पीड तेरे से ज्यादा है, तो तू मत भाग, शांति से खड़ा रहे, एक की स्पीड 0 मान, इसकी एवरेज में मैं तेरे को धीरे धीरे प्यार से पकड़ूंगा। अभी कितनी स्पीड से पकड़ रहा हूँ, 80। तो मैं धीरे धीरे क्यों पकड़ूंगा, क्योंकि देख तूने मेरे लिए अपनी 60 की स्पीड कम करी है ना, तो मैं भी तेरे को 60 की स्पीड का बेनिफिट दे दूंगा, मैं तेरे को 20 की स्पीड से पकड़ूंगा बस, क्योंकि इसकी स्पीड 0 हो गई तो इसकी स्पीड भी 20 हो गई, यानी इसने 60 कम करी तभी 0 बनेगी, तो आप भी अपनी स्पीड 60 से कम करोगे। समझ में आ रहा है। अब क्योंकि ये चोर नहीं भाग रहा तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ये डिस्टेंस कितना है, और आप किस स्पीड से पकड़ रहे हो, तो ये जो 20 आया ये कैसे आया, ये आया 80 माइनस 60, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितनी है आपकी 20। अब हमें निकालना है टाइम, फॉर्मूला क्या है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी है, क्या आएगा, यही निकाला था अपन ने 6 घंटे, 3 बजे से 9 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6 घंटे। कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, हमने एक ही फॉर्मूला लगाया, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड हमने क्या ले लिया 20, ये कहां से आया, रिलेटिव स्पीड। 20 क्या है, रिलेटिव स्पीड। इसका मतलब है जब भी दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो हम उसकी स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। हमारी बात समझ, व्हेनेवर वी आर मूविंग टू बॉडीज इन द सेम डायरेक्शन द स्पीड्स आर सबट्रैक्टेड, स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन ये कि कितनी दूरी पे पकड़ोगे, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। क्या सच में चोर आपके लिए रुकेगा, नहीं। क्या आप सच में आप 20 से भागोगे, आप किस स्पीड से भाग रहे हो, 80। कितनी देर तक भागते रहे, कितना डिस्टेंस हो गया, यही था। अगर हम थीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो तो 60 की स्पीड से भाग रहा है, कितनी देर तक भाग रहा है, 2 घंटे फालतू ना, 2 घंटे पहले कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस से 480 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लो। कितने लोगों को समझ आ गया ये, किसको नहीं आया, किसको थोड़ा थोड़ा आया, अच्छे हाथ रेस कब किया, समझ आने वाले में या ना आने वाले में, चलो लेट अस अज्यूम कि समझ में आ गया होगा, चलो वेरी गुड, आ गया, ठीक है ओके। यहां तक समझ में आ रही बात, कोई नो प्रॉब्लम्स। अब मैं इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डालता हूं और आपको आंसर बताना है, ठीक है। सारा डेटा सेम है, सारा डेटा सेम का मतलब 1 बजे बाइक खड़ी थी, 60 की स्पीड से वो ले गया होगा, आप उसको 80 की स्पीड से 3 बजे चेस करना शुरू करते हैं आप, ठीक है, और सब कुछ सेम है। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अब आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ भागेगा, समझ में आ रहा है। अब आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ भागेगा, और लेकिन आपको इस बात का अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ, क्योंकि आपने भी पहले ये काम किए होंगे दूसरों की बाइक्स के साथ। तो आपने क्या किया, अपने एक जहां बाइक खड़ी करी वहां एक रखवाली के लिए एक डॉगी खड़ा कर दिया, ठीक है, वो डॉगी आपके बाइक का ध्यान रखेगा। जब आप 3 बजे वहां पहुंचे तो उसने बताया कि आपकी बाइक कोई घुमाने के लिए ले गया है और इस डायरेक्शन में गया है, समझ में आ रहा है, इस डायरेक्शन में। तो आप उसके पीछे बाइक लेके भागे, किस स्पीड से भागे, 80 स्पीड। और डॉग भी भागा ताकि वो आगे का रास्ता आपको देख के बता सके। अब डॉग अपना मतलब मस्त डॉग है, 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, सुपर डॉग है, ठीक है। हाँ, तो क्या है कि जब आप यहाँ थे तो 120 किलोमीटर की दूरी पे था, तो जब आप जाओगे तो थोड़ा आगे भाग लेगा, तो जो आपका डॉगी है वो उसको देख के आएगा वहां पे, क्योंकि आप वो आगे आ जाएगा, तब तक आप भी थोड़ा आगे आ जाओगे, फिर वो आपको वापस आके बताएगा।
आप आगे आ चुके होगे ना, यहाँ बताएगा। फिर आपको रास्ता पता लग गया, फिर आगे जाएगा, उसको देखेगा कहाँ गया, फिर आपको आके बताएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आपको आके बताएगा, फिर जाएगा, फिर बताएगा, ऐसे 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 चलते, तब तक बताएगा जब तक आप उसको पकड़। सिचुएशन समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ये है कि जब आपने उस चोर को पकड़ा, तब तक डॉगी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? है? हाँ जी, बताओ कैसे करें? कैसे, क्यों? ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? एक बात सुनो, अगर आपको डिस्टेंस पता होता, जैसे पहले पता था, तो उसको पकड़ तो लेते ही। कितनी देर में पकड़ रहे थे अपन उसको? 6 घंटे में पकड़ लेंगे ना। ये 6 घंटे तक डॉगी क्या कर रहा है? किस स्पीड से भाग रहा है? स्पीड आपको पता है 400 किलोमीटर पर आवर। टाइम आपको पता है, निकालना क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, वो आंसर भी पता है आपको। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये वो तो भाग रहा है ना, ऐसे भागे, आगे भागे, पीछे, डिस्टेंस तो वही होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आप इसका आंसर बताइए मेरे को। ये एग्जाम क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पुराना है। एक एक पटरी पे ना, इधर और इधर 400 किलोमीटर की दूरी पे दो ट्रेन एक ही पटरी पे आ गई। इस ट्रेन की स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, इस ट्रेन की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। जब ये दोनों 400 किलोमीटर की दूरी पे थे, तो एक पैरट को पता लग गया कि ये दोनों ट्रेन सेम पे है। तो उसने इसको समझाने की कोशिश करी कि भाई रोक ले, इसको समझ नहीं आया, तो ये उड़ के गई इस ट्रेन के पास। ये सुपर बर्ड थी 400 किलोमीटर वाली अपनी, मस्त उड़ के इधर गई। तो ट्रेन आगे आ गई, इसको समझाने की कोशिश करी, विंडशील्ड पे नॉक, इसको समझ नहीं आया। फिर ये यहां से आई, तो ट्रेन आगे आ गई, फिर इसको समझना है। ऐसे बेचारी लगी रही, तब तक लगी रही बेचारी जब तक कल्याण नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है, जब ये दोनों ट्रेन टकराई, तब तक बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? करने तो देखते हैं। यस। 8,000 ना। ऊपर कॉम्प्लेक्स है, आधा आधा नहीं होगा, 2/3 1/3 आता है। हाँ, क्योंकि इधर आने में इसको कम टाइम लग रहा है, उधर जाने में ज्यादा लग रहा है।
हाँ जी, ये दोनों ट्रेन कितनी देर में टकराएंगे ये बताओ। डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 400, और रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, 60 + 40, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 400/100, यानी 4 आवर्स। 4 आवर्स तक बर्ड क्या कर रहा है, उड़ रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बर्ड की स्पीड कितनी है 400, टाइम कितना है 4 आवर्स, तो 1600 आंसर। ठीक है, 8000 कैसे आया था, मतलब उड़ के आएगी ना वापस। ओके, हाँ जी क्लियर है, सभी को समझ में आया। ओके, चलो फिर मुझे ये बताओ, एक ट्रेन ऐसी है 200 मीटर लंबी है, एक ट्रेन ऐसी है 300 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड मान लेते हैं 7 मीटर्स पर सेकेंड है, और इसकी मान लेते हैं 5 मीटर्स पर सेकेंड है, तो बताओ ये ट्रेन इसको कितनी देर में ओवरटेक करेगी। समझ में आ रहा है, दो ट्रेन ऐसे चल रही हैं, ओवरटेक करेगी ना, पीछे वाली ट्रेन फास्ट है, थोड़ी कितनी देर में ओवरटेक करेगी, कैसे निकालोगे। कैसे, अगर ये ऐसे उल्टा चल रहे होते तो क्या करते, मान लो इधर है, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है इसकी, अब क्या करते हैं, पहले वाले में पिछले वाले, इस वाले में, देखो जैसे ऊपर ट्रेन थी तो दोनों पॉइंट थे, उसकी कोई लंबाई नहीं थी, लेकिन अब क्या है कि मान लो ये दोनों ट्रेन हैं, क्रॉसिंग तब जब ये दोनों एक दूसरे के इंजन के सामने आएंगे तभी क्रॉसिंग मान ली जाएगी। अभी भी क्रॉसिंग, अभी भी क्रॉसिंग, अभी भी क्रॉसिंग, अभी भी क्रॉसिंग चल रही है, अब जाके क्रॉसिंग खत्म होगी, तो डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा हमें, लेंथ ऑफ दैट, दोनों का लेंथ लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि टाइम अब चालू हुआ, देखो यहाँ पे टी शुरू हुआ, टी 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 कंटिन्यू कंटिन्यू, जब तक ये यहाँ नहीं आते तब तक टी चालू, तो डिस्टेंस कितना बनेगा 500, डिस्टेंस तो बनेगा 500। अब अगर ऑपोजिट चल रहे हैं तो स्पीड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, ऑपोजिट, ऑपोजिट, इस केस में आंसर ये आएगा। मतलब टाइम अगर हमें निकालना है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे डिस्टेंस है 500 और स्पीड बनेगी 7 + 5। इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 500 और स्पीड कितनी है 7 - 5, 1/12 कितना बन जाएगा, 8.33, 24 करना है उसका, हाँ 4 कितना 41.663। ठीक है, तो मुश्किल था क्या इसमें। अच्छा मान लेते हैं ये 200 मीटर की ट्रेन है, इसकी स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड है, इधर एक बंदा भाग रहा है इधर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये ट्रेन इस बंदे को कितनी देर में क्रॉस करेगी। समझ में आ रहा है, एक बंदा भाग रहा है और ट्रेन भाग रही है, तो ट्रेन तेज भाग रही है तो उसे क्रॉस कर लेगा, क्या करोगे, डिस्टेंस कितना लोगे, हैं 200, क्योंकि बंदे की मोटाई यहाँ पे नहीं माननी है कि भाई सर आधा मीटर मोटा है तो भी कुछ नहीं है, वो जीरो मानते हैं। ऐसे ही बाइक है अगर, तो भी जीरो मानेंगे कि सर बाइक भी तो होती है 5-6 फुट की, कार, ट्रेन, बस, ट्रेन की लेंथ दी जाएगी, अगर बस या कार की लेंथ दी गई है ना 10 फुट तभी इसको कंसिडर करना है, अदरवाइज
कंसिडर नहीं करना, उस चक्करों में मत पड़ना कि भाई ट्रेन की तो लेंथ हम ले रहे हैं और वो कार की लेंथ क्यों नहीं ले रहे हैं। दैट इज कंसिडर टू बी अ पॉइंट। तो स्पीड कितनी बनेगी 7 - 5, क्यों? क्योंकि सेम है तो टाइम लगेगा 200/100 सेकेंड। उसी तरीके से मान लेते हैं ये ट्रेन इधर जा रही है और ये बंदा इधर जा रहा है, ये 200 है और ये 7 है, ये 5 है, तो क्या करोगे आप, डिस्टेंस हो जाएगा 200, स्पीड हो जाएगी 7 + 5, तो आंसर टाइम कितना हो जाएगा 200/12, 100/4.166 आ जाएगा। ये बनेगा ना। अच्छा हाँ हाँ डबल होएगा इसका, 8.33 बनेगा तो 16.66 बन जाएगा। हाँ ठीक है सॉरी। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? आपको बस इतना ध्यान रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड होएगा, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा। अगर उसकी लंबाई है तो हमेशा ऐड होएगी, लेंथ विल ऑलवेज बी ऐड। तो दो ट्रेन क्रॉस करें, दो ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करें, एक बंदा एक ट्रेन क्रॉस करें, एक बंदा एक ट्रेन ओवरटेक करे, वो बंदे की जगह बाइक भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट। और फिर कैट में जो आ सकता है वो दोनों का कंबाइंड कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। ठीक है, तो अब हम एक बार बोट्स एंड स्ट्रीम्स समझते हैं, लेकिन पहले ये बताओ, ये समझ में आया सभी को? ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी ऐड, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी सब्ट्रैक्ट। डिस्टेंस अगर दोनों की लेंथ दे रखी है तो क्या होएगा, दोनों लेंथ ऐड। अगर एक लेंथ है और एक बंदा है तो वो एक लेंथ ऐड होएगी। अगर दोनों बंदे हैं तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो बोट्स एंड स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट है उसको और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, हमें ये समझना है क्या डिफरेंस है। बोट क्या होती है? बोट इज अ vehicle on which you float on pond or river. Okay, so kashti. And what is a stream? झरना, बहता हुआ पानी इस झरना। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पॉन्ड है और उसमें हम नाव चला रहे हैं। तो जो हम नाव चला रहे हैं या तो मोटर बोट होगी या मैनुअल बोट होगी, वी कैन लेट अस से रो द बोट एट x km/h, यानी रुके हुए पानी पे अगर हम नाव चला रहे हैं तो हमारी स्पीड कितनी है नाव की x km/h। इस स्पीड को बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल मतलब रुका हुआ पानी, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये x है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक झरना है ऐसा और इधर पानी बह रहा है और इस झरने की स्पीड है y km/h मान लेते हैं इसको। तो ये y जो है इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है मान लो, समझ में आ रही है? जिस डायरेक्शन में पानी बहता है, उल्टा बना दिया, जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उसको बोलते हैं ना मैं वो जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को बोलते हैं अपस्ट्रीम। जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उसको बोलते हैं डाउन, क्योंकि पानी नीचे की तरफ बहता है तो डाउन, उसके ऑपोजिट साइड में अप, क्योंकि एक डाउन हो गया तो दूसरा अप ही बचा। तो यानी नदी के बहाव के साथ जब हम चलते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जिस नदी में जिस डायरेक्शन में बहाव है उस तरफ जब हम जाते हैं तो उसको बोलते हैं वी आर गोइंग डाउन स्ट्रीम। अगर नदी के बहाव के अगेंस्ट हम चलते हैं तो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। आ रही बात समझ में? मान लेते हैं हम हमारे पास ये स्ट्रीम है और हमने इसके ऊपर नाव रख दी और पानी इधर बह रहा है y km/h की स्पीड से, और आप बाहर खड़े होके यहाँ पे देख रहे हो, आपको नाव की स्पीड क्या नजर आएगी?
बाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो नाव जो है वो पानी के साथ ही, तो जितना पानी का बहाव है उतना ही नाव का भी बहाव है। लेकिन अगर आप उस चलते हुए पानी पे अपनी नाव चलाने लग गए, अब आप बाहर खड़े होके देखोगे तो आपको बोट की स्पीड तेज नजर आएगी या स्लो नजर आएगी? तेज नजर आएगी। कितनी होनी चाहिए? इसको बोलते हैं वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम। लेकिन आपको यहां कुछ ऑड नहीं लग रहा? अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो माइनस करते हैं, यहां तो ऐड कर रहे हो। उसमें हमारी सड़क फिक्स थी, सड़क उसमें वो सड़क के ऊपर हम कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे वो सड़क उसको हेल्प कर रही है, धक्का दे रही है। तो इस चक्कर में मत रहना कि वो दोनों दो चीजें हैं जो सेम डे, दो चीजें नहीं है। अगर इस चलते हुए पानी पे दो नाव चल रही होती तो भी फिर दोनों नाव आपस में माइनस कर जाती। समझ में आ रहा है? वहां पे जब हम कंपेयर कर रहे थे, दो चीजों को कंपेयर कर रहे थे ना, कॉमन ग्राउंड। यहाँ पे हम धक्का दे रहे हैं, हम नाव को धक्का दे रहे हैं। हाँ, उसमें क्या होगा? रोड तो नहीं चल रही ना, रोड तो नहीं चल रही है। अगर रोड पे धक्का देना है तो इससे अच्छा T3 पे चले जाओ। T3 गए होगे एयरपोर्ट दिल्ली कभी? उसमें उसमें एस्केलेटर ऐसे लगे हुए हैं, आप खड़े हो जाओ, वो अपने आप आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो वो भी यही सीन है, नाव वाला सीन है। आप अगर जमीन पे खड़े हो गए, बोले जमीन चल, थोड़ी ना चलेगी। लेकिन उस चलते एस्केलेटर पे खड़े हो जाओ तो आपको ले जाएगी। किस स्पीड से लेके जाएगी? एस्केलेटर की स्पीड से लेके। लेकिन अगर आप उस चलते हुए एस्केलेटर पे भी चलोगे तो क्या होएगा? आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी, इसलिए आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट। और जो एस्केलेटर समझते हो ना, वो क्या होता है? एस्केलेटर इज अ मूविंग स्टेयरकेस। अब जितने ये मॉल्स हैं उसके अंदर सीढ़ियां हैं, है ना? अब आप जाके सीढ़ी ऊपर जा रही है और आप उस पर खड़े हो गए तो आप धीरे धीरे ऊपर पहुंच जाओगे। किस स्पीड से ऊपर पहुंचोगे? लेकिन अगर आप ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ी पे भी चल चल के जा रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन एस्केलेटर भी उधर जाना चाहिए और आप भी। लेकिन अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और आप उतरने की कोशिश करो, फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ होगी। आ रही बात समझ में? तो ऑपोजिट तो हो गए लेकिन कोई फायदा होगा नहीं। तो जो एस्केलेटर के क्वेश्चन होते हैं और जो बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं सेम होते हैं। क्यों? एस्केलेटर में भी सीढ़ी आपको मदद कर रही है, ठीक है, और पानी, इसमें स्ट्रीम में भी आपको पानी मदद करे। तो जब पानी के साथ आप चलोगे तो आपकी स्पीड x प्लस वाई होगी, वेलोसिटी डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। जब आप मान लेते हैं पानी तो इधर चल रहा है और आप अपनी नाव दूसरी तरफ लेके जा रहे हो तो क्या होगा? आपकी इफेक्टिव स्पीड कम हो जाए। मान लेते हैं पानी का बहाव 3 किलोमीटर पर आवर है, वो इधर जा रहा है और आप 4 किलोमीटर पर आवर की तरफ ऊपर की तरफ चल रहे हो, तो इफेक्टिवली बाहर खड़े होकर आपको क्या नजर आएगा? आप तो सिर्फ 1 किलोमीटर चले। ठीक है, और अगर कम समझ में आ रहा हो तो जब भी मॉल जाएं तो चढ़ती हुई सीढ़ी पे उतरने की कोशिश करना। ठीक है, उतरती हुई सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश और चढ़ती हुई सीढ़ी पे उतरने की कोशिश। तो आपको टाइम लगेगा ज्यादा, क्योंकि आपकी इफेक्टिव स्पीड कम हो रही है। उसको बोलते हैं वेलोसिटी अपस्ट्रीम, विच इज x माइनस। समझ में आ रही बात? और अगर जिस स्पीड से एस्केलेटर ऊपर चढ़ रहा है आप उसी स्पीड से उतर रहे हो तो कुछ होएगा? मान लो नदी नदी ऐसे बह रही है 5 की स्पीड से और आप बोट इधर चला रहे हो 5 की स्पीड से, तो क्या होएगा? ऐसा कहाँ होता है आपके साथ? क्या एग्जाम्पल है ऐसा? ट्रेडमिल, जिम देखते हो ना, जिम में क्या होता है? जितनी स्पीड उस पर आपको उतनी स्पीड से भागना पड़ता है, और अगर नजर इधर उधर गई तो क्या होता है? होता ही है, सब गिरे हैं एक दो बार। कोई जैसे ही नई एंट्री आई फोन आया तो जैसे ही गए और ध्यान नहीं दिया तो एस्कल वो पीछे की तरफ चल रहा, क्योंकि आप आगे भाग रहे हो, वो बेल्ट पीछे की तरफ चलती है तो आप पीछे की तरफ गिर जाते हो।
और अगर ज्यादा ही जोश में आप भागने लगे आगे तो आप कहाँ सामने जो बैरियर है उस पर जाके टकराओगे। तो अगर उसी पॉइंट पे हमें मेंटेन रखना है तो क्या होएगा, जिस स्पीड से वो बेल्ट आगे चल रही है उतनी स्पीड से आपको रनिंग करनी पड़ेगी। यही बात है ना, अगर आप फास्ट रनिंग करना चाहते हो तो आपको बेल्ट की स्पीड क्या करनी पड़ती है, फास्ट, ताकि जितनी तेज से आप आगे जा रहे हो उतनी तेज से बेल्ट आपको पीछे लेके जाए, तभी आप वहीं पे रहोगे, उसी जिम में रहोगे, नहीं तो शीशे के बाहर गिरोगे। वही चीज यहाँ बोट्स में भी हो रही है। अब मान लेते हैं जैसे तूफान वगैरह में क्या होता है, मान लेते हैं नदी का एक तरफ का बहाव है, ठीक है, और आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मान लो चल रहे हैं, नदी का बहाव 5 मीटर पर सेकेंड, बट आपकी जो स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो होगा क्या, आप 2 मीटर पर सेकेंड से पानी के साथ बह जाओगे। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव आपका नेगेटिव स्पीड हो गई है, पानी की डायरेक्शन आपको धक्का दे रही है। इस टाइप के क्वेश्चन हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारी स्पीड है वो पानी की स्पीड से ज्यादा है, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम पानी के बहाव के साथ बह जाएंगे। ये है, यहां तक बात समझ में आती। तो जो क्वेश्चंस बोट्स एंड स्ट्रीम पे लागू होते हैं वही क्वेश्चन हमारे एस्केलेटर्स पे भी लागू होते हैं, ठीक है। अब किताब में आपको एक फॉर्मूला दिया गया होगा, अगर हम इसको ऐड कर दें दोनों को तो VD प्लस वी अप इज इक्वल टू 2x, क्योंकि y से y कटेगा तो x की वैल्यू बनेगी VD प्लस वी अप अपॉन 2, ठीक है। ऐसे ही अगर हम माइनस कर दें, देखिए VD यहाँ पे क्या है x प्लस वाई और वी अप मेरा क्या है x माइनस वाई, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो VD माइनस वी अप इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू VD माइनस वी अप अपॉन 2। इस तरीके से एक हमारा ये है और एक हमारा ये है। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर दिस, इसको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाट आई एक्सपेक्ट यू इज टू नो दिस, क्या डाउन की जो स्पीड है वो ऐड होगी, यानी हाँ सेम डायरेक्शन में सेम, ऐसा नहीं बोले तो नहीं तो दिमाग कंफ्यूज होएगा। बोट सेंसिंग, पानी के साथ जब हम चलेंगे तो स्पीड ऐड होगी, पानी के अगेंस्ट चलेंगे तो स्पीड सब्ट्रैक्ट, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव स्पीड। ये रिलेटिव स्पीड का बिल्कुल ही कॉन्ट्ररी है, लेकिन कॉन्ट्ररी एक्चुअली नहीं है क्योंकि वहां पे रोड नहीं चल रही है, यहाँ पे रोड चल रही है। इस तरीके से हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम्स और रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ चलता है। अब मैं चाहता हूं 2-4 एग्जाम्पल्स हम कर लें ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमने क्या पढ़ाई करी है। तो अब किताबें हैं सभी के पास, ओके। So I want you to solve this example 5.10111213. हाँ जी, हर रो में एक एक है बेंच पे, नहीं तुम दोनों को भी नहीं लाए, क्यों, दूसरी तुम दोनों के पास, वहां से तुम दोनों के पास एक है, 2 एक्सपेयर है, एक एक फर्स्ट बेंच पे देना एक बार। हाँ जी, आप लोगों के पास पीछे, तेरे पास नहीं है, रुक जा अभी। हाँ जी, तुम तीनों के पास लास्ट में, तीनों के पास है तो एक वहां शिफ्ट हो जाओ, जिसके पास है उसके पास 2 है, अच्छा कोई बात नहीं, शिफ्ट दोनों लोग कर लेंगे। हाँ जी, आप तीनों के पास है, इधर तुम दोनों के पास, हाँ बेटा तुम दोनों के पास है, यू आर हैविंग, आप दोनों के पास पीछे, ओके। सो ट्राई सॉल्विंग एग्जांपल नंबर 5.1 ऑनवर्ड्स 1 to 13, 2-3 एग्जांपल्स हैं, ठीक ठाक से कर लो उसको, और ध्यान रखना यूनिट्स कन्वर्ट का ध्यान रखना इसमें, ठीक है, ओके। हाँ जी मानवी, समझ में आ रहा है आपको?